हेलो बच्चों, माइंडफुल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कोई वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं, साउंड प्रॉब्लम नहीं, देखने में कोई समस्या तो नहीं जा रही है? अपने दोस्तों को लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सके। और तब तक मैं आप लोग एक बार नाम देख लेती हूँ जल्दी से। दोस्तों को शेयर कर दे, अपने फ्रेंड्स लोगों को। शिव शंकर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रियंका कॉल गुड मॉर्निंग। जिया पाल, मंजुला गुप्ता गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र रावत गुड मॉर्निंग। किरण तिवारी, रितेश पवार, अंजू, शिव शंकर, हनी, शुभम भन, रमेश सोलंकी, पुरुषोत्तम, रजनी झा, नेहा मालवी, खुशबू शर्मा, एस के कल्चर ऑफ आदिवासी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलो हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री टीचर ऑल क्लियर, स्टार्ट क्लास नाउ मैम। चलो ओके, थैंक यू रजनी क्लास के लिए। सो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन बिना समय खराब किए। बिल्कुल आप सभी लोगों को भारतीय संविधान के शिल्पकार, राष्ट्रीय निर्माता, विश्व बंधुत्व, नारी के मुक्तिदाता, समाज सुधारक और करोड़ों वंचित और शोषितों मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जयंती पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का, ठीक है। साइंस, बायो, एनवायरमेंट हम पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन पॉलिटी की क्लास जो है हमारे राम सर 16 तारीख को लेने वाले हैं। और ठीक है, रविवार को तो आप जुड़े। शाम 8 बजे, शाम है कि सुबह? सुबह। फिर आपका है रोजाना संविदा वर्ग की क्लासेस रहती हैं, आप शेड्यूल देख लीजिएगा। 7 बजे से करंट अफेयर, फिर 8 बजे से पॉलिटी, फिर आपका 9 बजे से नम्रता मैम लेती है, फिजिक्स केमिस्ट्री लेती हैं। 10 बजे से हिंदी लेते हैं प्रदीप सर। और 11 बजे से मैं यानी कि जागृति भारती आपकी मैम एनवायरमेंट और बायोलॉजी दोनों क्वेश्चन कराती हूँ। और प्लस फिर आपका 12 बजे से रहता है आपका इंग्लिश का। माइंडफुल एकेडमी रोजाना आपके 120 प्रश्न अभ्यास सेट करा रहे हैं। शाम को 5 से लेकर 8 बजे क्लास रहती, डेली रहती महा मैराथन, इसको अटेंड करिए आप लोग। देन आपका चैनल माइंडफुल रोजाना, ये आपका पेडागोजी है मैथ्स के और प्रदीप सर के द्वारा, गौतम सर दोनों के द्वारा, ठीक है। फिर आपके कोर्सेस हमारे बैंक फाउंडेशन 1999 में, मैथ फाउंडेशन 299 में, रीजनिंग फाउंडेशन 299 में। न्यू बैच स्टार्ट है आपका 10 अप्रैल 2023 से, जिसका समय सुबह 8 से 2 बजे तक रहेगा। ये नंबर है आपके दिए। कॉल ऑन ऑफलाइन क्लास के हैं वो बैचेस आपके, और ऑनलाइन भी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और आ जाइए, हमारा पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? फटाफट से आंसर करो जल्दी से, बिना समय गवाए। विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताइए कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? गुड मॉर्निंग मैम, कल की क्लास की पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने किया नहीं क्या कल? भूल गई मैं। ओके, तो आप जानते हैं मैम, संडे को आप मैराथन क्लास ले लीजिए प्लीज। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मैडम ही लेंगी, मैं लूंगी तो बायोलॉजी और एनवायरमेंट की लूंगी, ठीक है। तो अच्छा है ना आपके लिए, तो बहुत अच्छा है कि देखो दो दो लोग ले लेंगे, एक नम्रता मैम भी ले लेंगे, एक मैं भी ले लूंगी, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल। विटामिन B12, आप जानते हैं विटामिन जो, ओ सॉरी, विटामिन B12, विटामिन B12 जो होता है, ये आप जानते हैं इसका केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। और आप जानते हैं विटामिन B12 जो होता है कि जो कमी से रोग होता है, यानी डिफिशियंसी डिसीज जो होता है, वो कौन से होते हैं? कमी से होने वाला रोग परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया होता है इसकी कमी से। और परनीसियस एनीमिया क्या होता है? देखो, परनीसियस एनीमिया वह कंडीशन होती है जब आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, जब आरबीसी का आकार बढ़ जाता है और संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम परनीसियस एनीमिया कहा जाता है। आपको बता देती हूँ, विटामिन B12 जो होता है इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। आप क्या चीजें खाएं कि आपको विटामिन B12 मिल जाए? तो आप वर्षा का जल, वर्षा का जल बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा माँ का दूध, ठीक है, माँ का दूध, दूध आप लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगी इसको। यस, दूध लिख लीजिएगा, दूध हो गया बहुत अच्छा सोर्स। मछली, ये आपके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। नोट, विटामिन B12 सर्वाधिक, या सर्वाधिक विटामिन B12 मानव माता के दूध में पाया जाता है।
सबसे अधिक विटामिन B12 जो होता है वो मानव माता के दूध में पाया जाता है। ये महिला बाल विकास पर्यवेक्षक पेपर से पूछा गया था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और मैं आपको बता देना चाहूंगी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें करते हैं? कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप विटामिन B12 की याद रखेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन B और C पानी में घुलने वाले विटामिन है, जबकि कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलने वाला विटामिन होता है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? बताइए, मिनी माता रोग का कारण क्या है? हम सभी लोग जानते हैं मिनी माता रोग। मिनी माता रोग, आप जानते हैं मिनी माता रोग जो होता है ये पारा की अधिकता से होता है। किससे होता है? ये पारा की अधिकता से होता है। और सबसे पहली बार ये कहाँ पर हुआ था? तो जापान में। कहाँ पर हुआ था? जापान में यह रोग सबसे पहले हुआ था। और इस रोग में क्या होता है? इसके लक्षण होते हैं व्यक्ति में अंधापन, बहरापन, बहरापन, अंधापन और मानसिक विकार। मानसिक विकार। देखो, मिनी माता की कहानी ये थी, इतनी बातें आप याद रखिए। कहानी मिनी माता की ये है कि मिनी माता जो है ये जापान में एक खाड़ी है, एक नदी है। और वहां पर क्या हुआ था कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट क्या हुआ था, यहाँ पर डाल दिया जाता था। और उस वेस्ट में क्या होता था? पारा था। और पारे को किसने खाया? मछलियों ने खाया। पारा मतलब मरकरी। मरकरी को किसने खाया? मछलियों ने खाया। और जिस कारण से मछलियों को लोगों ने खाया और लोगों को क्या हो गया? मिनी माता रोग हो गया। और मिनी माता ये कंडीशन लाती है। ओके, हम फैक्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए। वैसे आपको PDF मिल जाएगी तो आप उसमें कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका मिनी माता रोग हो गया। नेक्स्ट, परजीनी फसल, ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? बताइए। स्वर्ण चावल मतलब होता है गोल्डन राइस। किस लिए तैयार हुआ भाई? क्या हम गोल्डन राइस खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पर्याप्त मात्रा में। तो देखिएगा, ऑप्शन है विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए। गोल्डन राइस जो होता है वो सोर्स होता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन ए को कहते हैं हम संक्रमण रोधी विटामिन। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंटी इन्फेक्चुअस विटामिन। एंटी इन्फेक्चुअस विटामिन कहा जाता है। और इसकी कमी से रोग यानी कि डिफिशियंसी डिसीज कौन कौन से होते हैं? कमी से होने वाले रोग होते हैं। एक होता आपका रतौंधी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं इसको रतौंधी। और दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेलेमिया होता है। जीरोप्थेल्मिया को कहते हैं ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ड्राई आइस कहा जाता है। इसे हिंदी में शल्की भवन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? शल्की भवन कहा जाता है। ठीक है, ये कमी से होने वाली दो बीमारियां हैं, रतौंधी होती है और दूसरी का नाम है जीरोप्थेल्मिया, जिसे हम हिंदी में शल्की भवन कहते हैं। और इसको हम ड्राई आइस कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है वो सूख जाता है। ठीक है। और विटामिन ए जो होता है इसके सोर्स की अगर हम बात कर लेते तो वैसे तो आप जानते हैं इसके सोर्स क्या क्या होते हैं। यस, आपने सुना होगा आम, पपीता, गाजर खाओ। आम, पपीता, गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। आम, पपीता, गाजर, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल और आपका हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, मछली का तेल, ये सब क्या होते हैं? विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों को, हड्डियों को और स्किन क्या करता है? स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन ए का स्टोर हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो लिवर में। विटामिन ए का स्टोर हमारे शरीर में कुछ मात्रा में लिवर में होता है। यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। जैसा कि किसी बच्चे ने बहुत डिमांड करी थी हमसे कि मैडम आप विज्ञान से संबंधित दिवस बता दीजिएगा, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन के बाद वो भी बताने वाली हूँ। आम, पपीता, गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। बिल्कुल, हाँ जी। तो रक्त अल्पता आप जानते हैं लोहे की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल 2। ठीक है।
और गलघोटू मतलब होता है ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर किससे होता है? आयोडीन कमी से होता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, बिल्कुल। तो दूसरा, तीसरा और आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बेरी बेरी, यस, बेरी बेरी जो होता है वो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। आप चाहो तो लगा लो ऐसा, देखो, रक्ताल्पता, गलघोटू मतलब ग्वाइटर, आयोडीन, आयोडीन, रतौंधी यानी कि विटामिन ए, और बेरी बेरी आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना परसेंट होता है? बताइए, ह्यूमन बॉडी में औसतन ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? 25%, 30%, 40%, 50%? हम्म हम्म देखो, ये मानव है। मैं आपको बताती हूँ, मानव शरीर में लगभग 65% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 दे रहा, 30 दे रहा, 40 दे रहा, तो ऑप्शन डी इस हिसाब से कौन सा रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि 65 होता तो नियरेस्ट 50 हो गया यहाँ पर। और आपका कार्बन यहाँ पर होता है 18% होता है। हाइड्रोजन आपका पाया जाता है यहाँ पर 10% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में 3.3% पाया जाता है। तो ये आप आंकड़े याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में 65% ऑक्सीजन, कार्बन की मात्रा 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन जो होता है वो 3.3% होता है। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? पूछ रहा है, पालक जो होता है इसके पत्तों में अधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट, वसा किसकी होती है? सॉरी, बॉडी पूछ रहा है। यस, 25% नहीं बेटा, सबका गलत। हाँ, तो देखो, आयरन, पालक के पत्तों में क्या होता है? आयरन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और आयरन जो होता है इसका संकेत Fe होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है आयरन की कमी से। और एनीमिया मतलब होता है हिंदी में रक्त अल्पता होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन, हमारा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, और उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। और क्या क्या चीजें खाएं एनीमिया को रोकने के लिए? तो बिल्कुल आप पालक खाइए, गुड़ यानी कि जैगरी, और मुनक्का हो गया आपका। देन इसके अलावा काले चने बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, ये सब बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ, आयरन की मात्रा एक बालक को, एक लड़के को पर डे लेना चाहिए 25 मिलीग्राम, ठीक है, 25 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। और एक बालिका यानी कि लड़की को 35 मिलीग्राम पर डे है, पर डे 35 मिलीग्राम आयरन पर डे लेना चाहिए। जबकि एक गर्भवती महिला को, जबकि एक गर्भवती महिला यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को 40 मिलीग्राम आयरन पर डे लेना चाहिए, ताकि उनमें हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो। ओके, नेक्स्ट, लोह आवश्यक होता, लोहा जो होता पता है किस लिए आवश्यक होता? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तब तक मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ। मैम आप 2 घंटे पढ़ा दिया, ये ठीक है। साइंस की पेडागोजी कितने बजे होती है? साइंस की जो पेडागोजी है उसका टाइम है रात को 10 बजे से शुरू होती है, रात में 10 बजे से। जो पेडागोजी की क्लासेस है, पेडागोजी की क्लासेस लगती है आपकी, और ये पढ़ा रहे हैं गौतम सर, पढ़ा रहे हैं गौतम सर, क्या कर रहे हैं? पेडागोजी की क्लासेस ले रहे हैं 10 बजे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें, पढ़िए उसको। लोह आवश्यक होता किस लिए होता है? बिल्कुल हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, बिल्कुल शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी, ये सभी के लिए क्या होता है? जो लौह तत्व होता है वो आवश्यक होता है। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? बताइए, इनमें सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? पापा की परी, बहुत दिन बाद आई आप तो। डी दिया पापा की परी ने आंसर, बिल्कुल करैत। इनमें से सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? करैत होता है।
देखो सांप के बारे में तो वैसे आप बहुत सारी बातें जानते होंगे। सांप जो होता है उसका जो जहर होता है, विष कहाँ पर पाया जाता है? ऊपरी जबड़े में। ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है। सांप जो होता है किस वर्ग में आता है? ये सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स वर्ग में आता है। और सांप के बारे में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? सबसे बड़ा सांप एक्चुअल में होता है पाइथन। पाइथन मतलब क्या होता है? अजगर सबसे बड़ा सांप होता है। जबकि सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश। सबसे जहरीला जहरीला सांप जो होता है वो हाइड्रोफिश होता है। इसी को करैत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? करैत भी कहते हैं, हाइड्रोफिश करैत कहते हैं। ठीक है। और एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है, तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो आप जानते हैं जिसका नाम है काला नाग। इसे बोलते हैं ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा जो होता है वो क्या करता है? वो घोंसला बनाता है। इसको नाजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नाजा भी कहा जाता है। और ब्लैक कोबरा जो होता है उसका जो भोजन होते हैं, अन्य दूसरे सांप इसका भोजन होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कोबरा के काटने से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? ब्लैक कोबरा के काटने से नर्वस सिस्टम निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और आप जानते हैं सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? यस, स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड, सांपों का अध्ययन ये कहलाता है ऑफ्यूलॉजी। ऑफ्यूलॉजी ऑफ्यूलॉजी सांपों का अध्ययन कहलाता है। और आपसे पूछेगा सांपों की खेती कहाँ होती है, तो याद रखिएगा सांप की जो खेती होती है वो चाइना में की जाती है। सांपों की खेती की जाती है चाइना में। मैम गौतम सर तो मैथ पेडागोजी ही पढ़ा रहे हैं, साइंस की पेडागोजी पढ़ना है। नहीं, मैंने उनसे पूछा था बाबूराव जी, तो वो कह रहे थे कि वो साइंस की पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कह रहे थे सिर्फ 5 क्वेश्चन लेते हैं, वो मैथ्स के लेते हैं और बाकी साइंस के लेते हैं। पर आप देख लीजिए, फिर से उनसे बात कर लो। ठीक है, ओके, नमस्ते जी। हाँ जी, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सांप नहीं है? करैत विषैला सांप होता है, समुद्री सर्प विषैला सांप होता है, वाइपर विषैला सांप होता है, पाइथन। पाइथन यानी कि अजगर विषैला सांप नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहला क्लोन पशु कौन सा था? बिल्कुल, इनका जो जहर होता है इनका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है इनका इस्तेमाल। चाइनीज क्या लिखा? मैम सांपों की खेती कैसे? यस होती है। एक खेत में क्या करते हैं, बहुत सारे सांप को एक जगह पाला जाता है। एक इसमें कई बार व्यक्ति की जान को खतरा भी होता है। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल दवाइयाँ वगैरह बनाने में होता है। डॉली डी भेड़। बिल्कुल पहला जो पशु क्लोन था वो किसका था? डॉली नामक भेड़ का था। आपको बताती क्लोन, क्लोन मतलब क्या होता है? क्लोन होता है या इसी को बोलते हैं अलैंगिक अलैंगिक संतान। अलैंगिक संतान होती है, यानी कि ऐसी संतान तो बिना माता पिता के या एकल जनक, इसको पूरा कहेंगे आप एकल क्लोन, एकल जनक अलैंगिक संतान होती है। अलैंगिक संतान होती है मतलब ये एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट से क्या होती है? पैदा होती है। और अलैंगिक जन्म होता है, इसमें कोई भी निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। सपोज मेरा, मान लीजिए एक क्लोन बनाना, मेरा क्लोन बनाना है, तो मुझसे मेरे जैसा क्लोन बन जाएगा। क्लोन का मतलब होता है हूबहू कॉपी बना देना। किसी व्यक्ति की या किसी अन्य प्राणी की हूबहू कॉपी निर्मित कर देना क्लोन होता है। और ये सिंगल पेरेंट होती है और अलैंगिक जनन द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसके जो फादर है वो इयोन बुलमेट कहलाते हैं। क्लोन के फादर इयोन बुलमुट कहलाते हैं। इयोन बुलमुट इसके फादर कहलाते हैं। और विश्व में पहला क्लोन जो था, विश्व में पहला क्लोन ये आपका डॉली भेड़ को बनाया गया था। कौन सा था? डॉली भेड़। ये 1996 97 की बात है। ये भीड़ थी, ये क्या थी? भीड़ थी। जबकि भारत में पहला क्लोन, जबकि भारत में पहला क्लोन समरूपा समरूपा भैंस का बनाया गया था।
लेकिन जो समरूपा भैंस थी इसको हो गया था लंग्स इन्फेक्शन। क्या हो गया था इसको? लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। और लंग्स इन्फेक्शन होने की वजह से ये 5 दिन के भीतर क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी। 5 दिन में क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी। इसको हरियाणा करनाल में बनाया गया था समरूपा को। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल। तो क्लोन के बारे में इतनी बात याद रखिएगा। ये अलैंगिक एकल जनक संतान होती है। फादर इसके इयोन विल्मेट थे, जनक जो कहलाते। पहला क्लोन डॉली भेड़ का बनाया गया था और भारत में पहला क्लोन बनाया गया था। चीन से क्लोनिंग होती है, चाइना। कोशिका, कोशिका ले ली जाती है। ठीक है, इसका काफी डिटेल में पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन है कर लो, इससे बढ़ना 10 मिनट चले जाएंगे। अभी फिलहाल इतना जान लो आप। तो अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने तुमसे लोगों से वादा किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके लिए पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण दिवस लेके आ जाएंगे। तो देख लीजिएगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से। सबसे पहला है आपका डे है पहला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको कर लीजिएगा। डेज जो किसी लोगों ने डिमांड तो करी थी मुझसे। तो विश्व राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं, सुनिएगा, राष्ट्रीय, ये विश्व नहीं है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 25 जनवरी को, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं? ये मनाते 5 को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता वो मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। हाँ, फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है ये 28 फरवरी को मनाते हैं। और आप जानते होंगे सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की क्या की थी? खोज की थी। और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विज्ञान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस जो होता है ये 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस जो होता है ये मनाते हैं 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? तो याद रखो, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये कब मनाते हैं? ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जल संसाधन दिवस मनाते हैं 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये थोड़ा देख लेना, ये 5 अक्टूबर भी दे रहा है इसका आंसर और कहीं कहीं 14 अप्रैल दे रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को, 2 दिन मनाते हैं, एक विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और रेड क्रॉस दिवस, दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस जो होता है ये 22 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ये 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है ये 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। और 28 जुलाई को एक काफी इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस ही मनाते हैं आपका 28 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व बाघ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार लगा रही हूँ, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह दिवस जो होता है ये 2 से 28 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाते हैं। विश्व आपदा कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को विश्व आपदा दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं?
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं और 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है और ये कब मनाते हैं? ये 16 नवंबर को मनाते हैं। बस इतना और लास्ट बचा है, वापस हम अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो अब मुझे नहीं पता, किसी ने तो बहुत बोला था शॉर्ट ले लिया होगा सबने, आप क्यों करवाओ मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, आप क्यों कराओ? नहीं, एक बार उसको पढ़ लीजिए आप, 10 मिनट पढ़ के आपका ऐसा नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार आप अभी पढ़ लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। किताब में हर एक चीज लिखी हुई है, हर चीज आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट। राष्ट्रीय पर्यावरण राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो होता है ये 2 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व मृदा दिवस जो होता है ये 5 दिसंबर को मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो होता है ये 14 दिसंबर को। 22 तारीख को आने वाला प्रमुख दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 जून विश्व ऊंट दिवस और 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस और 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ये आपके डे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने आपसे कहा था और मैंने करा दिया। ठीक है, देर सवेर से सही पर करा दिया। वापस से हम अपने क्यूज पे आ जाते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट बताइए, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? अच्छा प्रश्न, इसको आंसर करिए आप। यस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 25 जनवरी को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। क्लियर? हाँ जी, चलिएगा। तो हाँ, पर पक्षियों के विरुद्ध बचाव की कार्यवाही के लिए नहीं, जीवों को सीमित रखने का उपाय है नहीं, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। बिल्कुल यही आंसर क्या है इसका? सही है कि खाद्य की कमी की समस्या से निपटान नहीं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में क्या होती है? मदद मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायनासोर थे सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक? बताइए। तो आप जानते हैं डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे ये? मेसोजोइक सरीसृप थे। विषैली छिपकली कौन सी है? बताइए, ऐसी कौन सी छिपकली है जो विषैली होती है? छिपकली के बारे में कुछ बातें बताऊंगी आपको। वैसे मैं आपको बता दें, छिपकली मतलब होता है लिजार्ड होता है, आप जानते हैं। और छिपकली जो होती है ये सामान्यतः विषैली नहीं होती है, लेकिन जो इनकी स्किन होती है उसमें क्या होता है? जहर होता है। ठीक है, एकमात्र विषैली छिपकली है जिसका नाम है हेलोडर्मा। क्या नाम है? हेलोडर्मा। याद रखिएगा, एकमात्र विषैली छिपकली हेलोडर्मा। जबकि उड़ने वाली छिपकली ये है आपकी ड्रैको। ड्रैको को उड़न छिपकली कहते हैं। और छिपकली जो होती है वो चपटी दीवार पर या मतलब दीवार जो होती है ना, लाइक ऐसे ऊंचाई पर, उन पर भी तेजी से दौड़ पाती है, क्योंकि उसके जो पंजे होते हैं वहां पर पटलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उड़न छिपकली है। अभी मैंने बताया आपको, गेको, हेलोडर्मा जहरीली है, ऑक्यूसोरस नहीं। ड्रैको जो है वो कौन सी आपकी उड़न छिपकली, उड़ने वाली छिपकली होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो होती है वो अपना रंग बदलती है? आपने देखा गिरगिट जो होती है वो रंग बदलती है। एनी मर्सी मैम, टाइम कहाँ काहे चेंज कर दिया? आप वही टाइम कर दीजिए प्लीज।
हम्म नहीं, वर्ण की वर्ण की लवक के कारण क्या होती है, ये जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स के कारण। क्रोमेटोफोर्स के कारण क्या होती है, गिरगिट अपना रंग बदलती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जय विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, या फिर आपका डार्विन, या फिर लेमार्क। देखो, जय विकास आप सभी लोगों ने सुना होगा। जय विकास इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। और होता क्या है जय विकास? तो बहुत सिंपल है, जीवों का विकास। क्या होता है जय विकास? जीवों का विकास। मतलब जय विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल जीवों में, जय विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल जीवों में क्रमिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों का निर्माण होता है। जटिल जीवों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं जय विकास। आई बात समझ में? क्या जय विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल जीवों में एक क्रमिक, एक सीक्वेंस चेंजेस आता है और जटिल जीवों का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं हम जय विकास कहते हैं। और जय विकास को समझाने के लिए कई सारे क्या किए गए, प्रमाण प्रस्तुत किए गए, कई सारे एविडेंस दिए गए और उनके आधार पर ही क्या दिए गए, जय विकास की थ्योरी दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं समजात अंग, पहला प्रमाण कौन सा है? समजात अंग, जिसे कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गेन कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गेन। दूसरा प्रमाण होता है आपका एनालॉगस ऑर्गेन, यानी कि समवर्ती अंग। और तीसरा होता है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग। और फिर आपका होता जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। इन प्रमाण के आधार पर क्या हुआ, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो सबसे पहले थ्योरी दी थी लेमार्क ने। यस, कौन सी दी थी? जय विकास को सबसे पहले किस समझाया था? लेमार्क ने। और लेमार्क ने आपने सुना होगा, इनकी पुस्तक का नाम था, इस पुस्तक को आप याद रखिएगा, फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक फिलोसफिक जूलॉजिक टू लॉजिक क्या होती है इसकी किताब इनकी। और आपको पता होगा लेमार्क साहब जो इनके इस सिद्धांत को लेमार्कवाद भी कहते हैं। को उपार्जित लक्षणों की सॉरी इसको उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुना होगा आपने, एक थ्योरी दी थी इन्होंने, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जीवों पर उनकी वातावरणीय परिस्थिति का प्रभाव पड़ता, पहली बात। दूसरी बात ये करते हैं कि हम जिन अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं, जिनका हम कम प्रयोग करते वो ज्यादा उपयोग, जिनका हम कम प्रयोग करते वो धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। इनको इन्होंने अपने एक उदाहरण के द्वारा समझाया था। जिराफ की गर्दन आपको याद होगा, किसके द्वारा समझाया होगा? जिराफ की गर्दन। भूपेंद्र सिंह यादव। मैम जी हम पटवारी में हार गए, 118 ही ला पाए। देखो, ऐसा कुछ नहीं, इतने बुरे नंबर भी तुम्हारे, बहुत सारे बच्चे जिनके बहुत कम नंबर आए, वो बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो कई बार यार, अब वो परीक्षा ही जैसे भी आ रही है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। हार मत मानिए, परीक्षाएं अभी बहुत सारी है, अच्छे से लगे रहिए। देखो, जो लगा रहेगा उसका ही हो जाएगा, और जो बीच से छोड़ के भाग जाएगा मैदान, वो हार जाएगा। अभी नहीं हारे, अभी है अपने पास, ठीक है। आवाज साफ नहीं आ रही है, अब आ रही साफ? आपने बताया नहीं किसी ने पहले, चलिएगा अब आ रही होगी, ठीक है। तो ये लैमार्कवाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्यों? लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, विभिन्नताएं हैं, बताइए। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यस, क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, लैमार्कवाद। और लैमार्कवाद को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत।
लैमार्क साहब ने प्रस्तुत किया था। किन्होंने दिया था? लैमार्क, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अभी मैंने आपको बताया इनकी किताब का नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, जूलॉजिक इनकी, लॉजिक इनकी किताब का नाम था। ठीक है, किताब का नाम था। और अपनी इस किताब में इन्होंने थ्योरी दी थी। तो बिल्कुल बोलते हैं कि जिन लक्षणों का हम क्या करते, अधिक प्रयोग करते, वो ज्यादा डेवलप हो जाते। जीवन संघर्ष जो था वो आपको पता होना चाहिए, ये दिया था आपका डार्विन साहब ने दिया था। और नए अंगों का अचानक विकास, ये था आपका उत्परिवर्तनवाद में। किसमें था ये? उत्परिवर्तनवाद में था, जिसे बोलते म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ये हमारे दी थी ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्यू है हमारा, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नहीं, डार्विन ने तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब थी उनकी, डार्विन, चार्ल्स डार्विन की। जीवों के प्राकृतिक सिद्धांत, बिल्कुल डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक चयन, इसको ही कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, इसे ही कहा जाता है योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनका जो सिद्धांत था ये भी मुख्यतः 3-4 बातों पे क्या था, निर्भर था, आपका मतलब डिपेंड था। चार्ल्स डार्विन कौन थे? इसको प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब में दिया था, और उनकी किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, अपनी किताब में अपना ये प्राकृतिक वर्णवाद को समझाया था इन्होंने। और इन्होंने बीगल नामक जहाज से क्या की थी, बीगल नामक जो जहाज था उससे संपूर्ण विश्व का क्या किया था, भ्रमण किया था। और जब डार्विन ने एक बयान दिया, डार्विन ने कहा कि जो जीव है या मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है, या मनुष्य के पूर्वज कौन हुआ करते थे? बंदर। जिसने पूरी दुनिया में क्या कर दिया था, तहलका मचा दिया था उनके इस बयान ने। ठीक है, कहते हैं चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जीवों की संतान उत्पन्न करने की क्षमता कैसी है? बहुत अधिक है। जीवों की संतानोत्पत्ति बहुत अधिक होती है। और ऐसे में वही जीवित रहेगा जो क्या करेगा, संघर्ष करेगा, जो क्या करेगा, संघर्ष करेगा। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जीवों की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, हर प्रजाति में एक गुण होता है कि वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर सके। ऐसे में वही जीवित रहते जो क्या कर पाते, संघर्ष कर पाते हैं, सर्वाइव वही कर पाते जो क्या करते, संघर्ष करते हैं। आप इसको समझिए, सपोज मान लीजिए आप सोचिए एक कुत्ता जो होते, एक कुत्ती होती है, वो भी अपना, आपने एक बार में देखा होगा, आपने 8 बच्चे पैदा करती, लगभग 7 से 8 बच्चे। और 7 से 8 बच्चों में लगभग लास्ट में 1 या 2 बच्चे ही बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सीमित संसाधन है हमारे पास, और ऐसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये, और प्रकृति क्या करती है, फिर जीवों का चयन करती है। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत मैं समझा चुकी अभी को, डार्विन ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता। वर्णांधता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। देखो आपके जो चैप्टर दिए हैं आपके उसमें सिलेबस में, मैं उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ। उसमें आपका कोशिका वाला चैप्टर लिखा हुआ, आपका जैव विकास दिया है, आपका स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, आपका बीमारी है, ये सब चीजें आपका है। ठीक है, और आपका एनवायरमेंट। बताओ, लाल रंग दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? हरा। तो कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं, कलर ब्लाइंड
नेस इसे कहते हैं, इसी को वर्णांधता कहते हैं, इसी को वर्णांधता कहा जाता है। इसे हम कहते हैं लाल हरा अंधापन, इसका उपनाम है लाल हरा अंधापन, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और वर्णांधता जो है वो कैसी है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। किस प्रकार का डिसऑर्डर है ये? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट मींस यह एक आनुवंशिक बीमारी होती है, ठीक है। और आनुवंशिक बीमारियां क्या होती बताऊंगी मैं आपको, फिलहाल इतना ही देखिए अभी यहाँ पर, क्योंकि इसमें व्यक्ति लाल हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। और इस रोग का वर्णन, इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर्ड ने किया था। हॉर्नर्ड द्वारा क्या किया गया था? इस रोग का सबसे पहली बार वर्णन किया गया था, ठीक है। तो यस, इसका आंसर रहेगा आपका हरा दिखाई देता है। लाल रंग उसको कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि सामान्यतः क्या होते हैं, पुरुष इस रोग से पीड़ित होते हैं। सामान्यतः पुरुष इस रोग से क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। जबकि महिलाएं कैसी होती हैं? जबकि महिलाएं इस रोग का क्या होती हैं? वाहक होती हैं। कैसी होती है? इसकी वाहक होती हैं, ठीक है। अब वाहक क्या होता है अभी आपको इतनी समझ में आएगा नहीं, ये लंबी टाइम लेने वाली है, ठीक है, ये चीज समझने वाली। महिलाएं तभी पीड़ित होंगी, महिलाएं इस रोग से तभी पीड़ित होंगी जब उनके दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं? इससे अफेक्टेड होते हैं। अब ये अभी इतने जल्दी समझ में आने वाला नहीं है आपको, देखो ये थोड़ा टाइम लेने वाला आपका, फिलहाल इतना याद रखो आप। अब ये बताओ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपको निकालना होता आता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं। प्रियंका मिश्रा, मत समझाती हैं आप मैम, थैंक यू प्रियंका। अब इसका पहले आंसर करो, क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा इसके बारे में? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है? जिसने पढ़ा वो हाथ ऐसे कर दे अपने अपने, या हाँ लिख दे, नहीं पढ़ा तो ना लिख दे। सारे रोग महिलाएं पुरुषों को लगाती हैं राहुल कह रहे हैं मैम इफ यू कुड चेंज द टाइम देन प्लीज डू इट, एनी मर्सी। बेटा मैं तुम हिंदी भी मुझे बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी मेरी हिंदी है, तो मैं समझ गई थी आपकी बात। मैं बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, यस पढ़ा है कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। जिन नहीं पढ़ा वो हम पढ़ लेंगे। सो देखो यहाँ पर लिखा है एक वर्णांत पुरुष, एक वर्णांत पुरुष। देखो वर्णांत पुरुष मतलब यहाँ पर मान लीजिए क्या है? एक पुरुष है, ये एक पुरुष है, ठीक है, ये क्या है? एक पुरुष है। अब ये कैसा है? वर्णांत है। वर्णांत मतलब आप जानते हैं इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। वर्णांत यानी कि इसके एक्स पर क्या बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है, तो ये कलर ब्लाइंड हो गया, राइट। अब किससे विवाह कर लेता? महिला से विवाह करता, लेकिन महिला कैसी है? सामान्य है, तो चलो इसकी घरवाली बना देते अपन। तो ये इसकी कौन सी हो गई? इसकी घरवाली है, ठीक है, ये इसकी घरवाली है, चलिएगा, ठीक है। अब देखो, अब इनकी जो मिसेज हैं वो कैसी है? नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स एक्स, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? एक्स एक्स लिख दिया है। अब इनका क्या करते हैं? हम क्रॉसिंग कराते हैं, इनकी हम क्या कराते हैं? क्रॉसिंग। तो देखो पुरुष का एक्स मिलेगा, लेकिन इस एक्स पर क्या बैठा हुआ? सी बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ? सी। इस वाले एक्स से, महिला के एक्स से एज इट इज उतार लीजिए। इस एक्स पर क्या है? सी है, तो ले आइए। और ये एक्स कैसा है? इस पर कुछ भी नहीं है, मतलब इनकी पहली क्या हो गई? घर में पुत्री पैदा हो गई, लेकिन पुत्री कैसी है? वाहक पुत्री। कैसी पुत्री हो गई? वाहक पुत्री, ठीक है। दोबारा पुरुष का एक्स मिला, किससे मिला? महिला के एक्स से मिला, इस वाले एक्स से मिल गया। इस एक्स पर क्या बैठा है? पुरुष के सी बैठा है, और ये इस एक्स पर तो कुछ भी नहीं, महिला के पास इस एक्स पर कुछ नहीं है, मतलब इनकी दूसरी पुत्री भी कैसी हो गई? वाहक पुत्री हो गई। कैसी पैदा हो गई? वाहक। वाहक मतलब होता है जब सपोज मान लीजिए मैं एक महिला हूं, ठीक है, मैं एक लड़की हूं, महिला हूं, जो भी मानना है। अब मैं कहूं कि मैं वाहक हूं,
इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2x है, 2x है और एक x पर क्या बैठा हुआ, c बैठा हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस बैठा हुआ है। लेकिन मुझे लाल और हरे रंग को देखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आगे चलकर क्या करूंगी, अपने बच्चों में वो ले जाऊंगी, क्या, कलर ब्लाइंडनेस को ले जाऊंगी, तो मैं वाहक और मैं कहूं मैं पीड़ित, इसका मतलब मेरे दोनों एक्स पर क्या है, सी बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक तब तो मैं बीमार करूंगी ही। ठीक है, अब देखो, अब वाई मिला, किससे मिला दिया, वाई को बच्चों हमने मिलाया, किससे मिला दिया, इस एक्स से क्रॉस करा दिया। ठीक है, एक्स वाई, लड़का कैसा हो गया, नॉर्मल पुत्र, वाई फिर से मिला किससे, इस महिला के साथ क्रॉस करा दी, एक्स वाई, मतलब इनके जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य पुत्र होंगे। कैसे पैदा होंगे, सामान्य पुत्र होंगे। तो पूछ रहा है वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे, पुत्रों में नहीं, पुत्रियों में नहीं, पुत्रों के पुत्रों में नहीं, पुत्री के पुत्र में। अब देखो यहाँ पर, अब अभी तो देखो किसी में लक्षण नहीं आ रहे हैं, लक्षण पूछ रहा है। अब मान लीजिए इनकी पुत्री है, पुत्री चूंकि आप सभी लोग जानते क्या से थी, वाहक थी। कैसी पुत्री थी, वाहक। अब पुत्री की शादी करा दी, अब पुत्रियां बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, यस, पुत्रियों की शादी करा दी, किसके साथ करा दी, एक सामान्य पुरुष के साथ करा दी, या फिर ऐसा कर लीजिए यहाँ पर पुरुष ही बना लेते एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हो गई, ये पुत्रियां, पुत्री कैसी है, वाहक है। अब देखो यहाँ पर ये पुत्रियों की शादी करा रहे हैं हम, तो अब देखो यहाँ पर क्रॉसिंग कराते हैं, पुरुष सामान्य था, एक्स था, और महिला के एक्स पर क्या बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो यस, एक्स और एक्स पर क्या है, सी, यानी कि अब वाहक पुत्री हो गई। ठीक है भाई, अब दोबारा क्या करते, फिर इस एक्स का पुरुष का एक्स मिल गया महिला के दूसरे वाले एक्स के साथ, यहाँ पर इनकी जो पुत्री पैदा होगी, अब कैसे होगी, वो सामान्य पुत्री पैदा होगी। ठीक है, कैसे होगी, सामान्य पुत्री पैदा होगी। अब देखो, अब y मिलेगा किससे, इस महिला के x से मिल जाएगा, मिला दो, x पर क्या बैठा हुआ है, c बैठा हुआ, यानी कि पुत्र कैसा हो गया इनका पीड़ित पुत्र हो गया। कैसा पैदा हो गया, वर्णांत यानी कि पीड़ित पुत्र हो गया। अब y मिल गया फिर से किससे, इस महिला के x से मिल गया, एक पुत्र कैसा हो गया इनका, सामान्य पुत्र। इसका मतलब हुआ कि पुत्रियों के पुत्रों में क्या होगा, लक्षण उत्पन्न होंगे। अब पुत्र का आप करा के देख लीजिए यहाँ पर, तो पुत्र तो सामान्य है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है निकिता बेटा, ठीक है मैं कराऊंगी, ओके। प्रिवेंशन नहीं है, मैं कराती हूँ आपके लिए इंग्लिश में ऑप्शन। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको मैं आपको समझा दूंगी अलग से अगली क्लास में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता, मैंने आपको बताया था कैप्सूल जो होता है उसका आवरण स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट, शहद, शहद मतलब क्या होता है, हनी। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। और आप जानते हैं शहद एक ऐसा पदार्थ है खाने वाला जिसको आप कितने साल तक भी रखिए वो खराब नहीं होता है। और 1 किलोग्राम शहद से 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, शुगर की फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ग्लूकोज के, या फिर ग्लाइकोजन के। तो किस रूप में होता है, याद रखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप जानते हैं, डी, आंत। टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में सुन लीजिएगा, टाइफाइड, टाइफाइड को कहते हैं मोती झरा, मोती झरा कहते हैं, इसको मियादी बुखार कहते हैं, मियादी बुखार कहा जाता है, इसे आंतरी बुखार, इंटेस्टाइन फीवर कहा जाता है। इतने सारे नाम है इसके, टाइफाइड को मोती झरा, मियादी बुखार, आंतरी बुखार जिसे इंटेस्टाइन फीवर कहते हैं, इंटेस्टाइन फीवर कहा जाता है। टाइफाइड जो होता है आप सभी को पता है किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप जानते हैं आंत,
इंटेस्टाइन क्या होती है इसमें अफेक्टेड होती है, और आप जानते हैं इसमें व्यक्ति को बुखार होता है, कमजोरी महसूस, सिर में दर्द होता है, और आंख में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ने लगते हैं, घाव बनने लगते हैं। ये कौन सा होता है आपका, टाइफाइड होता है। और टाइफाइड के जीवाणु खोज की थी रॉबर्ट ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। याद रखिएगा, टाइफाइड के जीवाणु खोज किसने की थी, रोबर्थ ने। और टाइफाइड की रोकथाम के लिए क्या करें आप, टाइफाइड की रोकथाम के लिए एक तो साफ स्वच्छ पानी पिए आप, क्योंकि यह कैसे होता है, दूषित पानी के द्वारा होता है, दूषित पानी के द्वारा एवं दूषित भोजन के द्वारा आपको टाइफाइड होता है। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करें, तो टैब का टीका लगाएं, टैब का टीका। और आपको बता देती हूँ मैं, टैब का जो टीका है इसकी खोज किन्होंने की थी, तो जे निकोले, जे निकोले ने क्या की थी, टैब के टीका की खोज की थी। और उपचार के लिए क्या करें, तो उपचार के लिए डॉक्टर को दिखाएं और क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की, क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएं, क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक्स दें अपने बच्चों को। और आपको मैं बताना चाहूंगी, टाइफाइड जो होता है इसके बारे में एक कहावत है, एक कहा जाता है, एक महिला थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन जो थी वो कुक थी। क्या थी, मैरी मेलोन एक महिला थी जो कुक थी, खाना बनाती थी, वो खाना बना के लोगों को खिलाती थी। लेकिन वो बहुत गंदगी से रहती थी, वो कभी भी मल त्याग करने के बाद हाथ को वॉश नहीं करती थी, और उन्हीं हाथों से वो दूसरों को खाना बना बना के खिलाती थी। ऐसा कहा जाता है उसने 30 से 40 वर्ष तक टाइफाइड के वाहक के रूप में काम किया था, टाइफाइड के वाहक के रूप में उसने काम किया था। ठीक है, इतनी बातें आप क्या करें यहाँ पर याद रख लीजिएगा टाइफाइड के बारे में। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम कल। अब मैं क्लास को यहीं रोकती हूँ, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दे रही हूँ। ठीक है, 2 घंटे क्लास ले लो मैम, मैम मैराथन लाइए। थैंक यू, थैंक यू डियर स्टूडेंट, सर से बात करती हूँ मैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन, अपना ख्याल रखें सभी लोग। अनहाइजेनिक वुमेन, यस, गंदगी से रहती थी वो।